नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम खुला आकाश में। खुला आकाश जहां हम बातचीत करते हैं आपसे संबंधित, आपके उन विचारों और व्यवहारों से संबंधित जिनका आपसे सरोकार होता है। इस कड़ी में आज हम बात करेंगे परिवार कल्याण की, क्योंकि हम मना रहे हैं परिवार कल्याण पखवाड़ा। जी हाँ दर्शकों, और जब बात आती है परिवार कल्याण की तो हमें ये सोचना बेहद आवश्यक है कि अब जबकि हम बात सुनते थे सिर्फ परिवार नियोजन की, ये अचानक से नियोजन से हट के कल्याण पे क्यों आ गया? इसमें क्या क्या चीज़ें नई शामिल की गई और क्यों हम मनाते हैं इस तरह के पखवाड़े को? तो ये बहुत जाहिर सी बात है कि हम हमेशा ही जागरूकता के लिए और लोगों तक यह बात पहुंचाने के लिए हमारे सरकारों के द्वारा बहुत सारे ऐसे सप्ताह और पखवाड़े मनाए जाते हैं जिनसे कि हमारी जनता जो है वो जागरूक हो सके और समझ सके कि उन्हें क्या क्या सुविधाएं प्रदान की गई हैं। इसी कड़ी में हम मनाते हैं परिवार कल्याण पखवाड़ा, जिसमें हमें बताया जाता है और जागरूक किया जाता है उन उपायों के बारे में, उन सुविधाओं के बारे में जो सरकार हमें प्रदान करती है। और आज इसी विषय पे हमसे बातचीत करने के लिए हमारे साथ यहाँ पे जो उपस्थित हैं वो खुद भी इसी तंत्र से जुड़ी हैं और राज्य की जो है वो कार्यक्रम पदाधिकारी हैं और अभी मातृ स्वास्थ्य और उनकी जो सुरक्षा है उस पर काम कर रही हैं। आज हमारे साथ यहाँ उपस्थित हैं डॉक्टर सरिता मैम। आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे इस कार्यक्रम में, और यहाँ आप अपना कीमती समय निकाल कर आई हैं, इसके लिए भी आपका बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। डॉक्टर सरिता से हम पूछेंगे कि किस तरह जो परिवार कल्याण है और इसकी जो खूबियां हैं, इसकी जो नीतियां हैं, वो हमारे लिए, हमारी जनता के लिए कितनी लाभदायक है, क्योंकि वो सीधे ही सरकार को रिप्रेजेंट करती हैं, तो उन्हें ये सारी बातें बहुत अच्छी तरीके से बताई जाती है और उनके द्वारा ये बात लोगों को समझाई भी जाती है कि किस तरह से आप अपने परिवार को सुनियोजित ढंग से आर्थिक, सामाजिक और हर तरह से सुनियोजित कर सकते हैं, और ना सिर्फ उसमें नियोजन बल्कि उसका कल्याण भी शामिल कर सकते हैं। इसके लिए क्या करना चाहिए और एक जो आम धारणा है कि परिवार कल्याण होता क्या है, तो सबसे पहले हम मैम से यही जानना चाहेंगे कि मैम परिवार कल्याण से आशय क्या है और इस तरह के पखवाड़े का आयोजन हम क्यों करते हैं? ऐसा है कि परिवार, जैसा कि आपने कहा कि परिवार नियोजन था, ये इसकी शुरुआत 1992 ईस्वी में शुरू हुई थी भारत में। अब यह परिवार कल्याण के रूप में मनाया जाता है, और परिवार कल्याण अब न कि सिर्फ जनसंख्या स्थिरीकरण की बात करता है, बल्कि साथ में यह भी देखता है कि मातृ, शिशु और बाल जितने हैं उनकी स्वास्थ्य की और जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ है उसकी बात करते हैं हम, और इनकी मृत्यु दर कम हो जाए, जिससे कि मैटरनल, नियोनेटल और जो चाइल्ड डेथ है वो हमारी कम हो, उनमें बीमारियां कम हो। इन सब को लेकर एक कॉम्प्रिहेंसिव परिवार कल्याण कार्यक्रम चलाया जाता है। जी, और इसके बारे में ही जागरूक करने के लिए जी, इसी के लिए जागरूक करते हैं हम, और इसमें सभी तरह के उपाय जो स्थिरीकरण की तरफ ले जाएं उधर उसकी भी बात करते हैं, कैसे वो अपने स्वास्थ्य को ठीक रखें इसकी भी हम बात करते हैं। जी, आपने बात की जनसंख्या के स्थिरीकरण की। ये शब्द आजकल हम लोग बहुत पढ़ रहे हैं और सुनने को भी मिल रहा है, लेकिन जो आम जनता है उसके समझ में अभी भी इस शब्द का बहुत अच्छे से मतलब उन्हें नहीं पता है कि ये जनसंख्या स्थिरीकरण है क्या, किस बारे में हम इसमें बात करते हैं। जनसंख्या स्थिरीकरण जिसे आप कह सकते हैं कि अगर एक कपल जो है वो दो लोग होते हैं और उनसे अगर 2.1 ही अगर ये लेवल है, तो इसका मतलब है कि हम रिप्लेसमेंट लेवल पे हैं, मतलब जनसंख्या हमारी बढ़ नहीं रही है, हम सिर्फ अपने को स्टेबलाइज कर रहे हैं। तो हमारा उद्देश्य यही है कि हम 2.1 तक पहुँचें। बिहार की अभी जो TFR है वो भी 3 है, तो हमारा उद्देश्य है कि हम 2.1 का लक्ष्य जो है हमारा वो प्राप्त कर लें। जो हमारी नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी 2000 आई थी उसके अनुसार 2045 तक हमें पूरे भारतवर्ष की ये स्टेबलाइजेशन की तरफ हमें बढ़ना है। तो इसी उद्देश्य से स्थिरीकरण के लिए जो हमारे जितने भी कार्यक्रम हैं वो चलाए जाते हैं, जिसमें स्मॉल फैमिली नॉर्म इसीलिए लाया गया है कि अगर आप स्मॉल फैमिली रखेंगे, मतलब 2 हैं और उनके 2 बच्चे हैं, तो और ये 2 बच्चे भी अगर हैं तो उनके बीच में गैप है, तो उससे क्या होता है कि उनकी माँ की हेल्थ ठीक रहती है।
अब ऐसा नहीं हो कि भाई माँ की 2 बच्चे हैं लेकिन जल्दी जल्दी हैं, तो उससे अच्छा है कि 2 बच्चे हैं और गैप के साथ हैं, और ये हमें रिप्लेसमेंट लेवल की तरफ ले जाएगा। जी, तो यानी रिप्लेसमेंट से आशय है कि आप उतनी ही जनसंख्या पैदा कर रहे हैं जो इस दुनिया को छोड़ के जा रही हैं। जी मैम, इसका सीधा सा मतलब यही है कि हम उसको रिप्लेस कर पा रहे हैं और उससे आगे नहीं हम बढ़ रहे हैं। अगर हम उससे आगे बढ़ते हैं और वो दर अगर अधिक रहता है तो फिर वही जनसंख्या विस्फोट के रूप में हमारे सामने आता है। और अभी हम बिहार राज्य में रहते हैं और ये थोड़ा सा जो है वो अभी पीछे चल रहा है, तो इस तरह की जो जागरूकता है वो फैलाई जा रही है, लोगों को बताया जा रहा है कि क्यों आवश्यक है 2 बच्चों के बीच में जो गैप है उसको बनाए रखना। ये ना सिर्फ मातृ स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है बल्कि ये आवश्यक है पूरे के पूरे आपके देश और राष्ट्र और विश्व के लिए भी। आप खुद भी मातृ स्वास्थ्य और उनकी ही गुणवत्ता पे काम करती हैं, तो एक माँ जो होती है परिवार की धुरी है और उससे ही बच्चे, अगर स्वस्थ माँ है स्वस्थ बच्चा होगा और आगे भी वो एक स्वस्थ परिवार का निर्माण करेगी। तो मातृत्व स्वास्थ्य कितना आवश्यक है एक स्वस्थ परिवार के लिए? जैसा कि आपने खुद ही कहा, जो कहा स्टेटमेंट ही कह रहा है कि कैसे कितना महत्वपूर्ण है एक माँ का स्वस्थ होना। और मतलब एक माँ के नहीं रहने का, जब जैसे हम बात करते हैं कि जो स्वास्थ्य है वो माँ का तभी शुरू हो जाता है जब वो टीन एज में है। मतलब एक अगर लाइफ साइकिल अप्रोच देखें तो शुरू से ही स्वास्थ्य जो है वो शुरू से ही शुरू होता है। ऐसा नहीं है कि जब माँ का स्वास्थ्य सही होगा तो बच्चे का स्वास्थ्य सही होगा। जब बच्चे का स्वास्थ्य सही होगा और माँ की जानकारी है तो वो बच्चे को अच्छे से लालन पालन करेगी, और उसका स्वास्थ्य सही होगा तो वो आगे फिर अच्छी नागरिक और अच्छी माँ बनेगी। तो एक पूरी लाइफ साइकिल अप्रोच में अगर आप देखें तो माँ के स्वास्थ्य की बहुत ही ज़्यादा मतलब महत्ता है कि माँ अपने स्वास्थ्य का ख्याल बहुत बार माएँ नहीं रखती हैं। समस्या बस यहीं पर आती है कि वो अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें, और परिवार कल्याण के अंदर ये भी हम उनसे अनुरोध करना चाहेंगे कि अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें और 2 बच्चों के बीच में अंतर रखें। और जब वो गर्भवती हों तो हम उनको बोलेंगे कि आप अच्छा न्यूट्रिशन तो लें ही, लेकिन साथ साथ हम लोग आयरन और कैल्शियम की गोलियां वगैरह प्रिस्क्राइब करते हैं। और हमारे कार्यक्रम के अंतर्गत ये बिल्कुल ही मतलब जो निःशुल्क सप्लाई की जाती हैं। हम 180 गोली आयरन की और 360 गोली कैल्शियम की सप्लाई करते हैं, और ये हर एक जगह पे निःशुल्क उपलब्ध होती है। और वो लें, और साथ में जो भोजन जिस तरह का उन्हें बताया जाता है, कितनी देर रेस्ट करना है वो बताया जाता है, और उनका स्वास्थ्य फिर अगले बच्चा तुरंत ना हो इस पर भी डिपेंड करता है। अगर वो फिर तुरंत ही गर्भवती हो जाएंगी तो कुछ भी करें आप, उनका फिर स्वास्थ्य खराब होना मतलब लाजमी है कि होगा। तो फिर अगले बच्चे के लिए वो गैप के लिए कोई भी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड जो उन्हें पसंद हो, बहुत सारे हम लोग बास्केट ऑफ चॉइस देते हैं, उसमें से जो भी पसंद हो वो लें। इसलिए हम लोग पूरे 9 महीने उनको थ्रू आउट काउंसलिंग करते हैं। मतलब वो जब से प्रेग्नेंट होती हैं तब से भी काउंसलिंग चलती रहती है, और जब वो नॉन प्रेग्नेंट स्टेट में होती है तब भी हम उनकी काउंसलिंग करते हैं कि जब आप प्रेग्नेंट हो तो क्या करें, जब नहीं है तब क्या करें। तो इस तरह से ये अच्छी बात कही आपने, और बहुत सही भी कहा कि ये जो एक प्रोसेस है जो गर्भाधारण होता है, वो प्रक्रिया जो है वो किशोरावस्था से ही शुरू हो जाती है। तो किशोरियों को, जो लड़कियां हैं, बच्चियां हैं, उनको उनकी जो टीनेज होती है उस वक्त से ही उन्हें अच्छा पोषण और आहार दिया जाना चाहिए ताकि आगे जाके वो एक स्वस्थ माँ बन सके। और ये भी इन्होंने बहुत अच्छी बात बताई कि सरकार के द्वारा हर तरह की सुविधाएं उपलब्ध हैं और सब कुछ निःशुल्क है, बस ज़रूरत है तो आपको वहाँ तक जाने की, और कभी कभी तो वहाँ तक जाने की भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अक्सर हाँ हम देखते हैं कि कैंप वगैरह लगाए जाते हैं जो आपके घर के पास होते हैं, या जो आशा वर्कर्स है वो घर घर जाके भी इन चीज़ों का डिस्ट्रीब्यूशन करती हैं। तो उनकी जो भूमिका है मैम, क्योंकि हम हमेशा ही सुनते हैं कि हाँ हमारे घर आशा वर्कर्स आई थी, और ग्रामीण क्षेत्रों में ये चीज़ हम बहुत ज़्यादा देखते हैं, तो उनकी क्या भूमिका है परिवार कल्याण के क्षेत्र में? बहुत ही अच्छा सवाल आपने किया। और आशा कार्यकर्ता की भूमिका जो जब ही NHM शुरू हुआ, जो जैसे कहते हैं नेशनल हेल्थ मिशन, 2005 में ये शुरू हुआ था, तो
इस कार्यक्रम में आशा कार्यकर्ता को लाया गया। एक बहुत बड़ा गैप था कि अगर कोई महिला अगर चाहती भी है कि वो अस्पताल जाए तो उसे लगता है पता नहीं जाने पर कौन देखेगा, नहीं देगा। तो इन आशा बहनों ने एक ब्रिज का काम किया। वो गांव की ही महिला होती हैं और उन्हीं के परिवेश में रहती हैं और बिल्कुल उन सबको एक दूसरे को सब जानते हैं, तो बड़ी आसानी से अपनी बातें कह पाती हैं और वो अस्पताल और उनके बीच में एक पुल का काम करती हैं। वो उनको लेकर समय पर आना, उनके प्रसव पूर्व जांच के लिए वो लेकर आती हैं। अगर वो गर्भवती हैं तो प्रसव पूर्व जांच के लिए लेकर आना। अभी फिर प्रसव पूर्व जांच के दौरान जितनी तरह की जांच होती हैं, अल्ट्रासाउंड होता है, इन सब के साथ फिर उनको जब उन्हें प्रसव पीड़ा हो तो किस प्रकार उनको अस्पताल ले जाने में मदद करना। एम्बुलेंस हम लोग अभी फ्री दे रहे हैं। एम्बुलेंस सिर्फ 102 पे कॉल करने से एम्बुलेंस आती है, जो कि गर्भवतियों के लिए, क्या अभी तो सभी के लिए, लेकिन गर्भवती स्त्री के लिए हमेशा से ये फ्री है और उनको लाने और ले जाना दोनों जिम्मेदारी हमारी होती है। यहाँ तक कि गर्भवती स्त्रियों से हम कोई रजिस्ट्रेशन फ़ी भी अस्पताल में नहीं लेते। तो हम उनको इन सब में आशा का रोल होता है और आशा उनको लेकर आती हैं, फिर आशा उनको फिर वापस घर तक पहुंचा भी देती हैं। और प्रसव पश्चात की जो देखभाल होती है, तो एक हम लोग विलेज VHSND हम मनाते हैं, जिसे ग्रामीण स्वच्छता एवं पोषण दिवस के रूप में हर एक आंगनवाड़ी पर महीना में एक बार होता है। हर आंगनवाड़ी पे महीने में एक बार होगा। ये ऐसी ही माइक्रो प्लानिंग बनी रहती है। तो उस दिन एनम बहन जो है वो पहुंचती हैं वहाँ, और आशा उस गांव की और आंगनवाड़ी का तो केंद्र जो है वो तो स्थल ही हो जाता है, और इस यहाँ पर और आशा सभी महिलाओं को बुलाकर लाती है कि जिनको जैसी आवश्यकता है। जिनको प्रसव पूर्व की आवश्यकता है उनको प्रसव पूर्व के लिए बुलाती है, जिन्हों प्रसव पश्चात की आवश्यकता है उनको प्रसव पश्चात के लिए बुलाएगी, और जिनको कोई प्रेगनेंसी नहीं है उनको सिर्फ कॉन्ट्रासेप्टिव के लिए बुलाना है। आदर्श दंपत्ति हैं, उनको अभी तुरंत शादी हुई है, कुछ समय के लिए वो भी रुकना चाहते हैं, वैसे भी सलाह की ज़रूरत है, उसके लिए बुलाएगी। जो बच्चे हैं उनको इम्यूनाइजेशन के लिए बुलाया जाएगा, पोषण बताएंगे। कोई बच्चा ज़्यादा कमज़ोर लग रहा है तो उसे आइडेंटिफाई करके हम अस्पताल भेजने का काम करेंगे। तो ये सारे प्रोग्राम जो हैं गांव के अंदर हर महीने हम वहीं पर कराते हैं। और इसके अलावा स्वास्थ्य केंद्र जितने भी हैं वहाँ पर भी ये प्रसव पूर्व जांच, प्रसव पश्चात जांच, ये सब कुछ वैसे ही चलता है। तो आशा का इसमें काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल है। मान लीजिए अगर उसको लग रहा है, ANM ने कहा कि नहीं ये केस रेफर होगा, ये यहाँ पर मेरे देखने से नहीं होगा, तो वो उसे लेकर अस्पताल आएंगी, वहाँ पर दिखाएंगी। आवश्यकता है उनकी डिलीवरी का डेट, जगह फिक्स होता है कि हाँ ये डिलीवरी हाई रिस्क केस है, ये यहीं पर डिलीवरी होगी। पहले से ही हम चिन्हित कर लेते हैं कि हाँ ये हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में होनी चाहिए, या नॉर्मल प्रसव है ये यहीं पर हो जाएगा, तो उसी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में हो जाएगा, या फिर उसके लिए हमें सामुदायिक जाना होगा, या फिर किसी प्रथम रेफरल इकाई तक जाना होगा, या नहीं तो फिर मेडिकल कॉलेज जाना होगा। इन सब की अगर प्लानिंग अच्छे से करें तो मातृ मृत्यु हमारी घटती है। तो इन सब में आशा का काफ़ी महत्वपूर्ण रोल है, और उनके रहने से एक भरोसा हो जाता है महिलाओं को, ग्रामीण महिलाओं को, कि हमारे साथ कोई है जो जहाँ भी होगा वो जाएंगी साथ में, वो तो सबको जानती हैं जी। तो एक ये आशा की जो भूमिका है, और इसने तो मतलब अगर आप आंकड़ों में देखें तो उन्होंने कमाल ही किया है। किसी समय जब हमारे यहाँ कुछ भी डिलीवरी नहीं होती थी, बहुत ही कम 14% जैसे, और आज के समय में हमारे यहाँ 60%, 70%, अब इस बार 80% संस्थागत प्रसव, इवन 76.2% NFHS 5 ने भी कहा है कि हम संस्थागत प्रसव बिहार में करा पा रहे हैं। और हमारा उद्देश्य है कि हम 100% करा सकें संस्थागत प्रसव, ताकि मातृ मृत्यु जो घरों में डिलीवरी के कारण हो जाती है वो ना हो जी, और महिलाएं जो हैं वो सुरक्षित प्रसव कराएं। बहुत अच्छी बात, और बहुत बड़ी उपलब्धि की आप संस्थागत प्रसव जो है वो करवाने में और उसका प्रतिशत बढ़ाने में इतनी अच्छी तरह से कामयाब हुए हैं। और वो जो एक धारणा थी कि नहीं हमें अस्पताल नहीं जाना है या फिर हमें घर में ही प्रसव करवाना है, तो ये मानसिकता भी पीछे छूटती जा रही है। और इस सब में आशा, जैसे कि नाम से ही तात्पर्य है, वो
आशा दिखाती हैं और लोगों को आगे बढ़ाती हैं। एक ब्रिज, एक सेतु का काम करती है सरकार की योजनाओं और जो लाभान्वित हैं उनके बीच में। मातृ स्वास्थ्य की बात हुई मैम, और उसके बाद बात आती है, फिर आपने बोला कि अगर आपको अगला बच्चा चाहिए या दूसरा शिशु चाहिए या अभी आपकी शादी हुई है आपको नहीं चाहिए, तो जो उसका मूल है परिवार नियोजन, परिवार कल्याण के अंतर्गत उसका मुख्य तत्व वही है। तो इसके ये तो कार्यक्रम बहुत दिनों से चलता आ रहा है। अभी तक जो नई नई बातें हैं या नए नए चीज़ें जो इसमें शामिल हुई हैं, जो लोगों को बहुत ज़्यादा पता नहीं है या बहुत आसान हो गए हैं तरीके, तो इस सब के बारे में आपसे हम जानना चाहेंगे। जैसे आपने कहा ही कि अभी बहुत सारी नई चीज़ें आई हैं और सरकार में भी हम लोगों ने बहुत सारी नई चीज़ें जोड़ी भी हैं, और इसको लेके जागरूकता के लिए हम लोग तो गांव तक जा ही रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सास बहू सम्मेलन तक करते हैं हम गांव में, ताकि उन्हें पता चले कि किस तरह से उन्हें कौन कौन से कार्यक्रम उनके लिए चलाए जा रहे हैं। जो एक तो है, दो तरीके होते हैं इसके। एक तो है जो परमानेंट मेथड है, जिसमें हम कहते हैं कि आप अपना परिवार नियोजन करा लें, मतलब ऑपरेशन से करा लें, चाहे वो पुरुष की हो नसबंदी या स्त्रियों की हो, लेकिन वो परमानेंट मेथड है। और एक वो भी तो चलेगा ही साथ में, क्योंकि जिनका भी परिवार पूरा है वो चाहेंगे कि हम परमानेंट मेथड की तरफ जाएं। लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है स्पेसिंग मेथड्स, जिसमें मॉडर्न कंट्रासेप्टिव्स आते हैं, और काफ़ी मॉडर्न कंट्रासेप्टिव सरकारी व्यवस्था में भी हैं हमारे यहाँ। पहले जहाँ सिर्फ माला एन जो गोलियाँ होती थी वो और निरोध, ये दो हुआ करते थे, और कॉपर टी। लेकिन आज के समय में हमारे पास अंतरा है, जिसमें हम इंजेक्शन देते हैं और 3 महीने पे उसे लगा सकते हैं। और इसके अलावा हमारे पास एक छाया की गोली है, वो भी दे सकते हैं। और तो जितने भी बास्केट ऑफ चॉइस हैं हम उनके सामने रखते हैं, और हर मतलब जो स्त्री है या पुरुष हैं वो अपने चॉइस के अनुसार चुन सकते हैं, क्योंकि हर एक की कुछ इफ़ेक्ट और कुछ साइड इफ़ेक्ट्स होती हैं। तो हमारा काम होता है कि हम उनको बास्केट ऑफ चॉइस दें और उनको ये बताएं कि ये इससे ये फ़ायदा और इससे ये नुकसान हो सकता है, और आपके लिए ये सूटेबल है और ये नहीं है। मान लीजिए उन्हें बीपी है तो हम नेचुरली उन्हें माला एन नहीं देंगे। अगर उनकी अभी भी बच्चा हुआ है तो डेफिनेटली उन्हें हम माला एन नहीं देंगे। तो उनके लिए हम कोई और मेथड उन्हें सलाह देंगे कि इन सब में से आप चुन सकते हैं। तो महिलाओं को उन सब बास्केट ऑफ चॉइस से हमेशा सही समय पर उनका चुनाव अगर कर लें, सिर्फ हम 3 साल की स्पेसिंग कर दें। एक स्टडी है जिसमें हम सिर्फ TFR को 2.1 बिहार में ला सकते हैं, अगर सिर्फ हम इसको स्पेसिंग मेथड का इस्तेमाल सही तरीके से कर दें। मतलब हर एक महिला 3 साल बाद ही दूसरे बच्चे को जन्म दे और 3 साल के लिए स्पेसिंग मेथड का इस्तेमाल करे, तो ये काफ़ी होगा हमारे लिए, हमारे पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन के लिए। तो इस पे हमारा काफ़ी जोर है कि लोग मॉडर्न कंट्रासेप्टिव्स का इस्तेमाल करें, और हमारे पास जो भी है हमारी तरफ से भी कोई फेलियर ना हो। सर्विस साइड फेलियर भी होते हैं कि उन्हें मालूम नहीं था कि लेना है, तो हम चाहते हैं कि उन्हें मालूम हो कि हमारे पास हैं ये सारे चॉइसेस। और इन चॉइसेस में जो हम अगर मैं आप इजाज़त दें और समय हो तो मैं चॉइसेस के बारे में बता सकती हूँ इसकी। तो जैसे कॉपर टी में भी 2 तरह के कॉपर टी आते हैं, एक PP-IUCD आता है और एक IUCD आता है। PP-IUCD दोनों में इक्विपमेंट सेम है, मतलब जो लगाएंगे वो चीज़ सेम है, लेकिन हम सिर्फ समय का अंतर होता है। डिलीवरी के जस्ट बाद हम PPI मैंने पोस्टपार्टम IUCD लगा सकते हैं। उसका फ़ायदा ये है कि डिलीवरी हुई थी, अभी अभी आपको पता ही है कि अभी मैं बच्चा हुआ है, तो वो कभी भी वो स्त्री उस लेबर टेबल में नहीं चाहिए कि तुरंत ही उसका दूसरा बच्चा हो। तो वो अगर 9 महीने हमने अच्छे से उनकी काउंसलिंग की है तो ईजिली वो लगा पाएंगे। अचानक बताएंगे तो शायद ना लगा पाएँ, लेकिन अगर ना काउंसलिंग हुई है तो वो तैयार हो जाती है। और PP-IUCD अगर हम लगाएं तो 1.5 महीने बाद फिर वो उसको एक बार चेक कर लेते हैं कि सही है या नहीं, जगह पर है, तो धागा छोटा करना, ये सब करके फिर हम उनको कैरी कर सकते हैं। कॉपर टी 10 साल के लिए लगाते हैं हम लोग, और अगर आप जब भी चाहें, जब ही चाहेंगे तभी निकल जाएगी, वैसे ही आपकी वापस फर्टिलिटी वापस हो जाती है। और इंटरवल में भी लगा सकते हैं, सेम IUCD है जिसे हम इंटरवल में लगा सकते हैं जी, जो 1.5 महीने बाद लगाते हैं। किसी ने अब अगर एबॉर्शन कराया है, एबॉर्शन भी मातृ स्वास्थ्य का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है, जिसे हम कॉम्प्रिहेंसिव एबॉर्शन केयर के तौर पे चलाते हैं।
और हमारे यहाँ इस कार्यक्रम को भी एक राइट की तरह लिया जा रहा है कि हाँ, मतलब एक महिला है, उसे इसके चारों तरफ भी जितनी समस्याएं हैं वो भी समस्याएं हैं, वो भी उसके मैटरनल हेल्थ को अफेक्ट करती हैं। अगर तो उनको भी अगर उसकी ज़रूरत है तो उसके बाद भी अगर मान लीजिए उन्हें अबॉर्शन कराया और अब नहीं लगाया कॉपर टी, या उसको कहते हैं पोस्ट अबॉर्शन IUCD, तो वो भी लगा दें, मतलब उसके तुरंत बाद हम लगा सकते हैं। ये सिर्फ समय का अंतर है। गोलियां हैं, इंजेक्शंस तो डिलीवरी के बाद 1.5 महीने बाद आप लगा सकते हैं आराम से, हर 3-3 महीने पे लगाएं। तो इस तरह की जितनी मेथड्स हैं उसके ऊपर बाद में डिटेल में भी अगर कोई जानना चाहे तो किसी भी अस्पताल में जाएं तो वो डिटेल में सारी चॉइसेस के बारे में बताते हैं। जी, यानी आपको प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पे जाना है और जाके पता करना है कि ऐसे क्या क्या नए तरीके भी हैं, और जैसा कि मैम ने बार बार बताया कि बास्केट ऑफ चॉइसेस हैं आपके पास, उसमें से जो आपके लिए सुटेबल हो वो डॉक्टर भी आपको सलाह देंगे और आप खुद भी जिसे पसंद करती हो उसे आप चुन सकती हैं। इसलिए सिर्फ और सिर्फ इसलिए ताकि जो मातृ स्वास्थ्य है वो सही रहे, जो परिवार नियोजन की जो एक इकाई है वो बेहतरीन तरीके से चल सके, और साथ ही बच्चों के बीच का जो फासला है वो सही रहे। अगर ये सही रहेगा तो इससे बाकी जितनी भी सारी चीज़ें हैं वो खुद ब खुद सही हो जाएंगी। तो मैम, परिवार नियोजन में आपने बहुत अच्छी एक बात कही थी कि अबॉर्शन केयर भी होता है इसमें, और बहुत बार ऐसे केसेस होते हैं जहाँ पे आवश्यकता होती है कि महिलाएं उस ओर जाएं और उसके बाद फिर अपने, तो ये भी मातृ स्वास्थ्य के अंतर्गत आता है कि जब हम एक्चुअली वो प्रेग्नेंट हैं तो मातृ स्वास्थ्य हुआ, एक बार वो गर्भवती हो गई तो माँ बनने वाली थी, और अब ये समस्या दूसरी तरफ जा रही है। जैसे अगर उसमें MTP एक्ट है इसके अंदर, तो एक एक्ट के अंदर भी हम कर सकते हैं, और बहुत बार ऐसे भी नेचुरल वे में भी अबॉर्शन हो जाती है, तो उस केस में भी ज़रूरत है तो उनको DNA जैसे हम लोग कहते हैं उसको करने की आवश्यकता पड़ती है। तो इस कार्यक्रम को, इन सब को मिलाकर इस कार्यक्रम को हम लोग चला रहे हैं कि अगर उनको आवश्यकता है कि उनकी नेचुरल अबॉर्शन हो गई है तो उस वक्त उनको क्या केयर करने की ज़रूरत है वो, और उस अबॉर्शन के बाद की जो भी केयर हैं वो, और अगर MTP एक्ट में वो आ रही हैं तो वो भी उनका अधिकार है, उनसे हम अधिकार के अंतर्गत कर सकते हैं। उसमें कुछ रूल्स हैं जो MTP एक्ट में आते हैं, अभी हाल फिलहाल में उसमें कुछ अमेंडमेंट भी हुए हैं जी। अब उसमें फिर डॉक्टर्स डिसाइड कर सकते हैं, कोई अनमैरिड हैं या फिर किसी कारण से उनको नहीं चाहिए बच्चा, जैसे मान लीजिए वो बच्चे में कुछ डिफेक्ट्स हैं, माँ की मेंटल हेल्थ ठीक नहीं है, या फिर ये रेप या किसी इसका परिणाम है जी, यानी कि कॉम्प्रिहेंसिव एक अबॉर्शन सब के वो सब एक्ट में वो कवर होता है, उसी में वो डिसीजन लिया जाता है कि इसको करना है या नहीं करना जी। है। जब भी हम बात मैम करते हैं परिवार नियोजन की, तो एक बात हमें समझना बहुत आवश्यक है कि लोग इस बात के लिए अस्योर्ड हों कि जो हमारे बच्चे हुए हैं वो स्वस्थ रहे, उन्हें अच्छी आयु मिले, लंबी आयु जिए, तभी वो अगले के लिए नहीं सोचेंगे या ज़्यादा बच्चों के लिए नहीं सोचेंगे। तो ये जो एक बात है और ये जो एक मानसिकता है, वो आपको क्या लगता है कि सरकार इस दिशा में क्या काम कर रही है जिससे लोग आश्वस्त हो सके कि हाँ, अब हमें दूसरा तीसरा बच्चा जो है वो नहीं चाहिए, हमारे ये 2 बच्चे हैं और यही स्वस्थ रहेंगे? देखिए, मैं इसमें कहूँगी कि काफ़ी प्रगति की है बिहार ने, और अभी हमारे यहाँ की जो शिशु मृत्यु दर है काफ़ी घटी है, और हम नेशनल एवरेज से भी नीचे हैं, मतलब उससे भी अच्छा कर रहे हैं। तो ये कॉन्फिडेंस लोगों में बढ़ा है कि बच्चों का जीवन अब हमारा सुरक्षित है। तो यही मैंने पहले भी कहा था कि जब तक स्वास्थ्य नहीं होगा तब तक किधर हम नहीं जा सकते। तो इसीलिए परिवार कल्याण कार्यक्रम आया, क्योंकि परिवार कल्याण नहीं होगा तो फिर अगर अधिक बच्चे हुए तो अगर या फिर हमारा इकोसिस्टम जिसमें जितनी पॉपुलेशन होनी चाहिए, हमारी अर्थव्यवस्था चरमरा रही है, या इस तरह की जो समस्याएं हम लोगों ने सोची थी कि ये सब अगर होगा, इसकी वजह से ये सबको लाया गया कि भाई TFR हम 2.1 रखें। तो 2.1 की तरफ बढ़ने में बिहार में काफ़ी प्रगति हुई है। मुझे नहीं लगता कि अब जिस तरह से स्वास्थ्य सुविधाएं बढ़ी हैं और बच्चों के लिए लोग आश्वस्त हैं, और जैसा कि आप देखेंगे ज़्यादातर लोग अब 2 बच्चों पे रुकना चाहते हैं, और तो मुझे उम्मीद है कि
जी, ये आगे भी लोग ऐसा ही रहेगा। जी, लोग अब इस मानसिकता से भी निकल रहे हैं कि हमारा बेटा है या बेटी है, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता और अब 2 बच्चों पे स्थिर होते जा रहे हैं और ये एक बहुत अच्छी बात है। और हमने ये भी देखा कि किस तरह से हमारे राज्य ने प्रगति की। शिशु मृत्यु दर जो है वो बहुत ज़्यादा कम है और अभी तो राष्ट्रीय औसत से भी हम कम हैं, यानी कि पीछे हो गए हैं। तो बहुत अच्छी बात है और बहुत बड़ी उपलब्धि है और हम आशा करते हैं कि जो अन्य जो हमारे लक्ष्य हैं इस दिशा में वो भी जल्द ही पूरे हो जाएंगे। मैम, बहुत सारी भ्रांतियां भी हैं परिवार नियोजन को लेके। एक आम स्त्री ये भी सोचती है कि अगर मैं गर्भ निरोधक गोलियां लूं या फिर कुछ और दूसरे इस्तेमाल करूं तो हो सकता है मेरी सेहत पे उससे असर पड़े। एक आम भ्रांति है कि लोग मोटे हो जाते हैं उससे। तो इस तरह की जो भ्रांतियां हैं उससे आप लोग कैसे लोगों को निकालने में मदद करती हैं और कैसे समझाती हैं, ये सारी बातें मैं अपने दर्शकों तक भी पहुंचाना चाहूँगी। ऐसे जनरल तो मतलब मोटे हो जाते हैं, एक साइड इफ़ेक्ट आपने कहा कि ऐसा होता है और कौन सी दवा से होता है, किसके साथ, ये इसलिए मैंने कहा कि सूटेबिलिटी ऑफ द पर्सन जिसको कि कॉन्ट्रासेप्टिव लेना है। और जब वो चुनाव करते हैं उसी वक्त हम उनकी एक चेकअप करते हैं, हीमोग्लोबिन ठीक है या नहीं, ब्लड प्रेशर ठीक है या नहीं, उनकी कोई हिस्ट्री ऑफ लीवर डिजीज़ या हार्ट डिजीज़ तो नहीं है। इन सब के बाद ही वो सब दिया जाता है और देने के बाद फिर उसकी रेगुलर फॉलोअप करानी होती है। तो फॉलोअप में अगर ऐसी कोई है बात तो फिर आप उसके अनुसार जैसे डॉक्टर की सलाह पे आप उसको छोड़ सकते हैं और कोई दूसरा मेथड इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई ऐसी कोई बात नहीं, अभी इतनी लो डोज आती है कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स भी कि उससे लोग मोटे अब नहीं हो रहे हैं। जी, यानी जो भी उसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है और ये ज़रूरी नहीं है कि अगर कोई चीज़ आपको रिएक्ट कर रही है तो वो दूसरे को भी रिएक्ट करेगी। तो आप जानिए, अपने शरीर को पहचानिए, स्वास्थ्य केंद्र पे जाइए, वहाँ पे सलाह लीजिए और उसके अनुसार ही परिवार नियोजन की जो इकाइयाँ हैं और जो उनकी सावधानियाँ हैं उसको बरतें। तो मैम, कार्यक्रम में तो आपकी बातें इतनी अच्छी लग रही हैं और इतनी सारी जानकारियाँ मिल रही हैं कि हमें लगता है कि ये कार्यक्रम यूं ही चलता रहे, लेकिन समय का थोड़ा अभाव होता है और इस तरफ हम बढ़ रहे हैं कि अपने कार्यक्रम को समाप्ति की ओर ले चले। तो जाते जाते आपसे कुछ संदेश लेना चाहेंगे अपने दर्शकों के लिए। जी नमस्कार। मैं ये कहना चाहूँगी कि परिवार छोटा रखें और जैसा कि ये हुआ कि लड़का और लड़की की भेद ना करें, वो शायद आज भी है बिहार में, तो उसकी तरफ बहुत ही ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। आपके बेटा हो या बेटी, वो आपके घर का नाम रोशन करेंगे। तो परिवार छोटा रखना और परिवार को अपने, ना कि सिर्फ आप अपना ध्यान रख पाते हैं उससे, बल्कि इससे आप पूरी तरह से देखें तो पूरे राज्य का भला कर रहे हैं। तो इस ओर जो भी कार्यक्रम हमारे पास हैं, अगर आपको कोई समस्या हो तो आप हमसे सीधा भी संबंध स्थापित कर सकते हैं। हमारा NHM वेबसाइट है, वहाँ से ले सकते हैं, राज्य स्वास्थ्य समिति के नाम से। और कोई क्वेश्चन हो तो 104 पर भी सवाल पूछ सकते हैं, हम वहाँ पर भी मेडिकल सलाह देते हैं। डॉक्टर सरिता, आप हमारे साथ जुड़ी और अपना इतना कीमती समय निकालकर यहाँ पे उपस्थित हुई, इसके लिए आपका बहुत धन्यवाद। दर्शकों, इस तरह खुला आकाश कार्यक्रम में आगे आप क्या देखना पसंद करेंगे, हमें ज़रूर लिखें। हमारा पता है कार्यक्रम खुला आकाश, निदेशक DD बिहार, दूरदर्शन केंद्र पटना, फ्रेजर रोड पटना 800001। साथ ही हमारी email ID है directordkpatna@gmail.com। तो अब आज के लिए खुला आकाश की पूरी टीम को दीजिए विदा और देखते रहिए दूरदर्शन बिहार। नमस्कार। नमस्कार।